जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में अपन इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, अध्याय 5.1 को, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है क्यों? दूर संचार के लिए, लंबी दूरी पर बात करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है क्यों? फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन कहेगा दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है क्यों? या ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि दूर संचार के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है क्यों? ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि दूर संचार के लिए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो आंसर लिखेंगे कि दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य परास सबसे अधिक 1 मीटर से 10,000 मीटर तक होती है। 10 की घात 4, 10 की घात 4, 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 1000, 3 जीरो। 10 की घात 3 का मतलब है 1000, 3 जीरो होते हैं, एक के बाद 3 जीरो लगा दो। 10 की घात 4 का मतलब 10, एक के बाद 4 जीरो मतलब 10,000। ठीक है, तो इनकी तरंग दैर्ध्य परास 1 मीटर से 10,000 मीटर तक होती है। सबसे अधिक इन्हीं की परास है, मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य परास सबसे ज़्यादा, इसीलिए लंबी दूरी तक आसानी से जा सकती है, कहीं पर भी इन्हें भेज सकते हैं आराम से। इसीलिए दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य परास सबसे अधिक 1 मीटर से 10 की घात 4 मीटर यानी 10,000 मीटर तक होती है। एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो आप लोग, ये मीटर में लिखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा मीटर में बदला कैसे जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहेगा कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं जबकि ध्वनि तरंगे नहीं। या प्रकाश, सिंपल प्रकाश तरंगे ना बोलकर प्रकाश बोल दिया। मान लीजिए कि प्रकाश जो होता है, जो हमारा प्रकाश है, चाहे सूर्य का प्रकाश है, चाहे किसी ट्यूबलाइट से निकलता हुआ प्रकाश है, चाहे किसी भी चीज़ से निकला हुआ प्रकाश है, जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है जबकि ध्वनि तरंगे नहीं। क्यों? चलिए, तो प्रकाश या प्रकाश तरंगे या दृश्य प्रकाश बोलें, बात एक ही है। वो खोज न्यूटन ने की थी जिनकी, जो हमारा प्रकाश होता है वो एक तरीके की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। वो एक तरीके की क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। और हमें पता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गमन कर सकती। इसीलिए जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, जबकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे? यांत्रिक तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, इसीलिए वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहेगा कि प्रकाश तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकते हैं जबकि ध्वनि तरंगे नहीं। या क्वेश्चन कहेगा प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है जबकि ध्वनि तरंगे नहीं। क्यों? क्वेश्चन तो आंसर दोगे आप कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, चूंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। यही कारण है कि प्रकाश तरंगे भी या प्रकाश भी निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जबकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं इनकी खोजकर्ता और इनकी तरंग दैर्ध्य परास मीटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? मीटर में। पहले वीडियो में अपन ने एंगस्ट्रॉम में लिखी है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। चलिए, तो हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, खोजकर्ता हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य परास है मीटर में। किस में? मीटर में। तो सबसे पहले है गामा किरणें। हमें पता है गामा किरणों का नंबर आता है। गामा किरणों की खोज की थी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल ने। गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैकुरल ने। इनकी तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है? 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात -13 मीटर से 10 की घात -10 मीटर। देखिए, ये बताया था जो गामा किरणें होती हैं इनकी परास कितनी बताई थी मैंने? 0.001 एंगस्ट्रॉम से कितनी? 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम बताई थी। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की घात -10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम की जगह कितना लिखा? 10 की घात -10 मीटर लिख दिया। अब ये कितना है? 10 की घात -13 कहाँ से आया? क्यों आया? क्योंकि पॉइंट में है 0, देखिए पॉइंट में है, एक 0 इसका, दूसरा 0 इसका, तीसरा 0 इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की घात -13 मीटर लिख सकते हो।
तो इसीलिए गामा किरणों की जो परास है वो आई 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर -10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, आगे एक्स किरणों की खोज की है रोंटजन ने। किसने की है? रोंटजन ने। और इनकी परास होती है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर। क्यों? क्योंकि इनकी जो परास लिखी थी वो अपन ने लिखी थी एंगस्ट्रॉम के अंदर कितनी? 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितनी? 100 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की जगह अपन ने क्या लिखा? 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है कि नहीं होता? अब इसमें देखिए 2 जीरो आ गए। कितने जीरो आ गए हैं यहाँ पर? 2 जीरो। तो 2 जीरो चूंकि ये प्लस के आए हैं और ये काय का है? माइनस का है। 0 प्लस का आया और ये काय का है? माइनस का है। तो यहाँ पर ये 10, ये इसको क्या लिख सकते हैं? 100 को 10⁻2 और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। चलिए सॉल्व कर लीजिए। गुणा में है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। चूंकि ये प्लस की, ये माइनस की, इसलिए घट जाएगा। 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेंगे। काय के? माइनस के बचेंगे। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? 10⁻⁻8 मीटर हो गया ये। अब ऐसे ही आगे परावैगनी किरणों की खोज की थी डब्ल्यू रिटर ने। परास होती 10⁻8 मीटर से 4 × 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि 4000 एंगस्ट्रॉम लिखा था। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। उसे सॉल्व करोगे 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। 4000 का आगे 4 पैसा का वैसा ही लिखा। दृश्य प्रकाश की खोज की थी न्यूटन ने, बताया था। न्यूटन का एक कणिका सिद्धांत भी है, इन्होंने ही बताया था। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। परास होती है 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.9 × 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि ये था 4000 एंगस्ट्रॉम और ये था 7900 एंगस्ट्रॉम। बात तो एक ही है, 4000 और 7900। तो 4 × 10⁻7 आ जाएगा सॉल्व करने पर, और उसे 7.9 लिखेंगे × 10⁻7 मीटर हो जाएगा वो। अब रक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल ने की है। परास होती है 7.9 × 10⁻7 मीटर से 10⁻³ मीटर। सूक्ष्म तरंगे, क्योंकि ये आया था कितना? एंगस्ट्रॉम में 10⁻7 मीटर। अब सॉल्व कर लो। 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻7 मीटर है, मीटर में है। और एंगस्ट्रॉम की बात करें, और ये एंगस्ट्रॉम में कितना था? 1 एंगस्ट्रॉम में ये 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम लिखा था। 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम, और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 10⁻⁻3 मीटर। मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं, इनकी खोज की थी हर्टज ने। किसने की थी? हर्टज ने। इसीलिए इन्हें हर्टजी तरंगे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्टजी तरंगे या लघु रेडियो तरंगे। लघु मतलब छोटी, लघु रेडियो तरंगे या हर्टजी तरंगे। परास होती है 10⁻³ मीटर से लेकर 1 मीटर। 10⁻³ मीटर से लेकर 1 मीटर तक। आगे रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने। किसने की थी? मार्कोनी ने। परास होती है 1 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक। 1 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक। ठीक है, तो ये हो गए हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनकी खोजकर्ता और उनकी तरंग परास किसमें? मीटर के अंदर। आप लोग बदल के देखना, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगी आपसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सैद्धांतिक रूप से इनके बारे में बताया था वैज्ञानिक मैक्सवेल ने। किसने बताया था? मैक्सवेल ने। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज सैद्धांतिक रूप से मैक्सवेल ने की थी। मतलब उन्होंने ऐसे बता दिया था बस कि ऐसे ऐसे ये होती होंगी। उन्होंने कोई प्रैक्टिकल करके नहीं बताया था। ठीक है, उन्होंने बता दिया। लेकिन अगर बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल करके देखा था सबसे पहले हर्टज ने। किसने किया था? हर्टज ने। किसने किया था? हर्टज ने। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो प्रयोग है वो हर्टज का है। मार्कोनी ने भी किया था अपना एक प्रयोग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं, इनकी सैद्धांतिक रूप से खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। और प्रायोगिक रूप से खोज की थी हर्टज ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्कोनी का भी एक प्रयोग है इनसे संबंधित। प्रायोगिक रूप से मार्कोनी ने भी खोज की थी इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास? अब कुछ क्वेश्चन है हमारे वायुमंडल से संबंधित। वायुमंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए डस्टर, चलिए देखिए यहाँ पर
वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में हमारे वायुमंडल में बहुत तरीके की परतें हैं। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। हमारे वायुमंडल में बहुत तरीके की परतें हैं। एक है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरी परत कहलाती है समताप मंडल, समताप मंडल। इसके बाद आता है ओजोन मंडल का नाम, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन मंडल। इसके बाद आता है नंबर किसका, मध्य मंडल का, मध्य मंडल। और लास्ट में पाया जाता है आयन मंडल। कौन सा मंडल, आयन मंडल, सबसे ऊपरी मंडल। हमारा जो वायुमंडल है वो एक चीज़ से, एक ही परत से मिलकर नहीं बना हुआ है। हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं। सबसे नीचे कौन है, क्षोभ मंडल। उससे ऊपर जाओगे समताप मंडल, और ऊपर जाओगे तो ओजोन मंडल, और ऊपर जाओगे तो मध्य मंडल, और सबसे ऊपर चले जाओगे तो आयन मंडल की परत पाई जाती है। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना हुआ है, कोई एक परत से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो यहीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, ठीक है। ओजोन मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत, वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए किस प्रकार लाभदायक होती है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन की पतली परत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार लाभदायक होती है। ठीक है, तो हमें पता है ओजोन परत जो होती है सूर्य से और अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। तो आंसर लिखेंगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन की पतली परत सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि वायुमंडल में ओजोन की पतली परत उपस्थित नहीं होगी तो ये किरणें पृथ्वी तल तक सीधे आ जाएंगी, जिससे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य को त्वचा रोग, कैंसर रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये आंसर हो गया। आंसर लिख देंगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन की पतली परत सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि ओजोन की पतली परत नहीं होगी तो हानिकारक परावैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी तल तक पहुंचेंगी, जिससे छोटे जीव जंतु तथा पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जबकि मनुष्यों को त्वचा रोग, कैंसर रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन की पतली परत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़े। आगे अब क्या है, हाँ, क्वेश्चन कहेगा कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, ये परतें नहीं पाई जाती, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या उसका औसत पृष्ठीय ताप उतना ही होता जितना कि अभी है। मतलब जितना टेम्परेचर अभी है पृथ्वी पर इतना ही होता, इससे ज़्यादा होता या इससे कम होता। कब, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तब। तो क्वेश्चन कहेगा यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या उसका औसत पृष्ठीय ताप इतना ही होता, उतना ही होता जितना कि अभी है। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो उसका औसत पृष्ठीय ताप वर्तमान ताप से कम होता। वर्तमान ताप से कैसा होता, कम। मतलब अभी जितनी गर्मी पड़ती है ना उतनी गर्मी नहीं पड़ती। क्यों, रीजन क्या है, ये हमारे वायुमंडल में 5-5 परतें पाई जा रही हैं। सूर्य से लगातार ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा से पृथ्वी गर्म होती है। जब पृथ्वी गर्म होती है तो उससे निकलती हैं अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें, अवरक्त किरणें। और अवरक्त किरणों में हमें पता ऊष्मा का मान बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अवरक्त किरणें जब ये पृथ्वी तल से उत्सर्जित होती हैं तो ये भागने की कोशिश करती हैं ऊपर, वायुमंडल हमारे अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जा नहीं पाती। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि हमारे वायुमंडल में तो 5-5 परतें हैं। ये तो नीचे वाले ही वायुमंडल से टकराती हैं, परावर्तित होती है और वापस पृथ्वी पर आ जाती है। तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा हर साल पृथ्वी का टेम्परेचर, हर साल गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है, अवरक्त किरणों का परावर्तित होकर वापस लौट आना। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कहेगा यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या उसका औसत पृष्ठीय ताप उतना ही होता जितना कि अभी है। तो आंसर लिखेंगे कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो उसका औसत पृष्ठीय ताप वर्तमान ताप से कम होता, क्योंकि वायुमंडल की उपस्थिति में पृथ्वी तल से उत्सर्जित, निकली हुई पृथ्वी तल से उत्सर्जित अवरक्त किरणें निचले वायुमंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? अभी जो बताया वो ग्रीन हाउस प्रभाव ही है। ग्रीन हाउस प्रभाव में लिखेंगे कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण, सूर्य से तो हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण पृथ्वी का तल गर्म हो जाता है, पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, जिससे उसकी सतह से, पृथ्वी की सतह से अवरक्त किरणें निकलने लगती हैं। कौन सी किरणें? अवरक्त किरणें। ये किरणें निचले वायुमंडल को पार नहीं कर पाती हैं, उससे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। अतः अवरक्त किरणों के निचले वायुमंडल से परावर्तित होने के कारण होकर नीचे लौटने से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होने की घटना ही क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या लिख देंगे ग्रीन हाउस प्रभाव में, और कई तरीके से लिख सकते हो। फिर से सुन लीजिए ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या लिख सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में लिखेंगे कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा विकिरण के कारण पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, जिससे पृथ्वी की सतह से अवरक्त किरणें उत्सर्जित होने लगती हैं। ये अवरक्त किरणें पृथ्वी के निचले वायुमंडल को पार नहीं कर पाती हैं और उससे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अतः अवरक्त किरणों के निचले वायुमंडल से परावर्तित होकर लौटने के कारण पृथ्वी के निचले वायुमंडल का गर्म रहना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म होती है, जिससे पृथ्वी की सतह से अवरक्त किरणें उत्सर्जित होने लगती हैं। ये अवरक्त किरणें पृथ्वी के निचले वायुमंडल को पार नहीं कर पाती और उससे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अतः अवरक्त किरणों के निचले वायुमंडल से परावर्तित होकर वापस लौटने के कारण पृथ्वी के निचले वायुमंडल का गर्म रहना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। दिन में भी यही होता है, रात में भी। रात में तो बादल और छाए रहते हैं, तो रात के तापमान में भी वृद्धि होती है। तो ये था कौन सा प्रभाव? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हो गया अपना खत्म। तो अध्याय था 5.1 विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये चैप्टर हो गया खत्म। जितना भी पढ़ा है पूरा मोस्ट IMP है, जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा मोस्ट IMP है। हर एक जितने भी क्वेश्चन अपन ने पढ़े हुए हैं, आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। जय हिंद।